नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद ये दूसरा मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे। आज वो ऋषिकेश के IDPL खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश में एक मजबूत सरकार है। इसके तहत मजबूत मोदी सरकार आतंकवादियों को घर में घुसकर मारती है। जब भी हमारे पास एक कमजोर सरकार होती है, जिस देश का हमारे दुश्मनों ने फायदा उठाया है, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक मजबूत सरकार है कि दुश्मन देश भी हमारे तरफ देखने से पहले 10 बार सोचता है। भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। भाइयों बहनों, ऐसे काम हुए जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। आज जहां केंद्र सरकार की सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी योग नगरी और हरिद्वार को मिलाकर हम आने वाले समय में जो हमने यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। इसलिए हम देवभूमि में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज की लगातार सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं। यहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली से देहरादून की दूरी भी सिमट रही है। उत्तराखंड के जिन सीमावर्ती गांवों को कांग्रेस अंतिम गांव कहती थी, भाजपा उन्हें देश का पहला गांव मानकर विकास कर रही है। आपने देखा होगा, मानस खंड के तीर्थ स्थानों जैसे आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई है। यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहब में रोपवे बनने से बहुत सुविधा हो जाएगी। सड़क के रास्ते जो दूरी तय करने में कई घंटे लगते थे, उसे कुछ ही समय में
पूरा कर लिया जाएगा। 4 धाम परियोजना के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को लगभग 900 किलोमीटर लंबे हाईवे से जोड़ा जा रहा है। इन सब प्रयासों से श्रद्धालुओं को उत्तराखंड पहुंचने में काफी आसानी हो जाएगी। ये कांग्रेस को झटका लगने का दौर जारी है। लगभग हर दिन कोई ना कोई नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहा है। कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले रोहन गुप्ता ने भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी कई आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं और उन आरोपों के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा, विनोद तावड़े ऐसा कहते हैं। गौरव वल्लभ के बाद अब रोहन गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक के बाद एक झटके कांग्रेस पार्टी को लगते हुए नजर आ रहे हैं। खुद उनके ही नेता कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं विपक्ष के सभी नेताओं को ये पूछना चाहता हूं कि अभी विपक्ष का जो कैंपेन का स्तर है वो इस प्रकार गिरता जा रहा है कि बस्तर लोकसभा में प्रचार करते हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी या एनडीए पर प्रहार न करते हुए अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है। देश चाहता है कि आतंकवादी मरे, देश चाहता है कि इस देश पर हमला करने वाले मरे, लेकिन विपक्ष कांग्रेस इस हद तक आया है। तो रोहन गुप्ता ने 22 मार्च को कांग्रेस पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा दे दिया था, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। टीवी 27 न्यूज से बात करते हुए रोहन गुप्ता ने कहा, कांग्रेस में रहते हुए कई बार मेरा अपमान हुआ, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ा। और क्या कुछ रोहन गुप्ता ने कहा है, आप भी सुनिए। जो कि गुजरात से कांग्रेस की तरफ से पहले प्रवक्ता भी थे और कई बड़े दायित्व को निभाया भी है, तो अभी हाल ही में उन्हें कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो कि अपने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में आए? देखिए, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ कि 2 मामले थे। एक व्यक्तिगत मामला था कि जब मैं व्यक्तिगत परेशानी से गुजर रहा था, तब जिस प्रकार से जो अभी जिनके नाम में भी राम है, ऐसे व्यक्ति ने जिस प्रकार से पूरी मैसेज देने की बात की कि रोहन गुप्ता ने जानबूझ के पार्टी की टिकट को छोड़ा, ये जो नैरेटिव किया उससे आहत था। और दूसरी बात, उनकी जो स्टाइल थी कम्युनिकेशन की, वो सनातन की हम बात करें या जो ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करने की बात करके जिसको कांग्रेस पार्टी ने ही देश विरोधी कहा था, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इकट्ठी होकर जब आत्मसम्मान पे आया तब ये तय किया गया बस देश के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं, परिवार के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं, अब ये डिसीजन लेने का समय आ गया, इसलिए आहत होकर ये डिसीजन लिया मैंने। देखा जाए तो पहले कांग्रेस लगातार राम मंदिर को लेकर, केजरीवाल को लेकर मुद्दा बनाती रहती है बीजेपी के ऊपर। नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूं कि जो देश की आस्था है सनातन, जो देश की धरोहर है राम, क्या राम की बात करना बीजेपी की बात करना है? आप ही खुद ही बोल रहे हैं भगवान राम सबके हैं। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता के भगवान राम नहीं हो सकते? मेरे घर पे 3 टाइम पे पूजा होती है, आज नवरात्रि की भी मेरे घर पे पूजा चालू है, तो क्या भगवान राम की बात करना बीजेपी की बात? यही मानसिकता लेफ्टिस्ट मानसिकता है। आपको समझना पड़ेगा कि देश के मुद्दे क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि देश की जनता की अपेक्षा क्या है, आपको समझना पड़ेगा देश क्या चाहता है आपसे। आप विपक्षी पार्टी हो, आपको जिम्मेदारी से समझना पड़ेगा कि क्या नैरेटिव आप ग्राउंड पे कर रहे हो। हम भी व्यक्ति हैं, हम सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, हमारा भी परिवार है, हम भी समाज में है, हम क्या मुंह लेके जाएंगे? फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। इंटरनल पार्टी में एक सोल्जर की तरह कंप्लेन किया कि आपको नहीं करना चाहिए आम आदमी के साथ गठबंधन। गुजरात में कम से कम जो कांग्रेस का हाल हुआ आम आदमी पार्टी के कारण हुआ, आज उसको हम 2 सीट देके बैठे हैं। तो इस प्रकार के निर्णय पे निर्णय जो जनता के अगेंस्ट में है, फिर भी हम चुप बैठे। जब मेरा व्यक्तिगत प्रश्न आया, तब अगर 15 साल के काम के बाद में अगर पार्टी मेरे पे भरोसा नहीं करेगी उस व्यक्ति के कारण, तो मुझे बताइए मेरा आत्मसम्मान खो के मैं कैसे रह सकता हूं? तो यही दोनों चीजें थी, तो इसी कारण से 15 साल के बाद मोहभंग हुआ है। अब नई इनिंग की शुरुआत की है,
ऊपर वाले से प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। देखा जाए तो आपने 22 तारीख को इस्तीफे की बात की थी, लेकिन आज 11 तारीख को आपने बीजेपी ज्वाइन किया है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आज 20 दिन अगर मेरे दिमाग में ये होता कि मुझे ये करना है तो मैं 20 दिन वेट नहीं करता। ये मैंने 20 दिन पूरी तरीके से सोचा कि आगे क्या करना चाहिए। तब मुझे जब ये मौका दिया गया कि एक प्लेटफॉर्म मुझे मिले कि जहां पे मैं मेरा काम में आगे बढ़ा पाऊं, इस मौके का मैं सर स्वीकार किया और जो विजन 2047 है उसके तहत हम लोग आगे काम करेंगे। देखा जाए तो आपने बीच में मानसिक प्रताड़ना का भी केस दर्ज किया था। नहीं, केस नहीं दर्ज किया, मैंने बात की जो मैंने आपको कहा वही। ये 2 साल से जिस प्रकार की जो घटनाएं हुई तो कहीं ना कहीं परेशान था कि ये गलत तरीका है। आप हमारे जैसे लीडर को भी अगर इस नजर से देखा जाएगा कि हम लोग गलत हैं तो फिर आपको, अगर आपके कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं तो देश आप पे क्यों भरोसा करेगा। तो वही है। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे भाजपा नेता रोहन गुप्ता, जो कि अभी हालांकि में इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, कांग्रेस का दामन छोड़ के। इनका कहना है कि जो इनके मानसिक जो प्रताड़ना को लेकर भी कई मुद्दे उठाए थे, लेकिन इनका को कांग्रेस में फ्यूचर नहीं दिख रहा था, इसीलिए इनने अभी बीजेपी ज्वाइन किया है। टीवी 27 न्यूज के लिए कैमरामैन अमित के साथ आदित्य तिवारी। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से भी ऑफर नहीं मिला है, आज बहुत व्यथित हूं। राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था। आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया था, इसलिए मैंने मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दिया, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों से अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता हूं। तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका। राजकुमार आनंद, जो उनके ही पार्टी के मंत्री पद पर रह चुके हैं, इतना बड़ा आरोप पार्टी पर लगाते हैं और पार्टी से इस्तीफा देते हैं। छोड़ के या कोई आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, आप लोगों को तकलीफ दी गई, वो इसीलिए बुलाई गई कि मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सब कुछ समझता हूं मैं, लेकिन ईडी का जो छापा मेरे यहाँ पड़ा था, वो पड़ा था सिर्फ मनी टेल ढूंढने के लिए, शराब घोटाले की, जिसका मेरे पास ना कोई सबूत था, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। ठीक है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने जनता से कहा, आपने इस क्षेत्र में कांग्रेस की राजनीति देखी, आपने गंभीर परिस्थितियों के दौरान कांग्रेस को गायब होते देखा। जब कोविड आया तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति लोगों के बीच नहीं देखा गया। हालांकि मैं गांव में घर घर घूम रही थी, मैं जाति के आधार पर नहीं बल्कि अमेठी के एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में आपका समर्थन मांग रही हूँ। तो स्मृति ईरानी अमेठी में जनता से वोट के लिए अपील करती हुई नजर आई। चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। इस दौरान अमेठी पहुंची थी स्मृति ईरानी, जहां पर उन्होंने लोगों से वोटों की अपील की। आप सबने कांग्रेस की इस क्षेत्र में वर्षों वर्ष राजनीति देखी। आप सबने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव गांव घर घर गई, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। सर पर मौत मंडरा रही थी। मेरे भी घर में बच्चे हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूं। मेरे घर में पति, सास, माँ, बहन, देवर, ननद, सबने कहा लोग घर पर बैठे हैं और तुम सड़कों पे घूम रही हो अमेठी में। मैंने कहा कि जब मुसीबत आती है तो घर की माँ, बहू, बेटी, बहन भी सबसे पहले परिवार का कवच बन जाती है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर चुनाव आयोग से अपील की, ऐसे वोटर्स को वोट देने से रोका जाए। वहीं दिल्ली में टीएमसी नेताओं के प्रदर्शन पर कहा कि ममता बनर्जी अभी तो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी को रोक रही हैं, उनका बस चलेगा तो वो कह देंगे कि बंगाल भारत का अभिन्न अंग ही नहीं है। वहीं चैत्र नवरात्र के दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी के हेलीकॉप्टर में मछली खाने के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव सीजनल सनातनी हैं,
वोट के सौदागर हैं। इसके साथ ही लालू यादव की दोनों बेटियों को उम्मीदवार बनाए जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव की प्राइवेट लिमिटेड है, परिवारवाद का परिचायक है, जिनको चाहे जितना शेयर स्टेक दे दे। आयोग से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि बिहार में लंबे समय से घुसपैठिए, चाहे बांग्लादेशी हों चाहे रोहिंग्या हों, वो अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में नाम काफ़ी संख्या में जुड़ा है। मेरा आग्रह है कोई मैकेनिज्म निकालें और घुसपैठिए को वोट देने से रोकें। ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बिहार में, बिहार के बाहर हुआ है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि बिहार में कम से कम जो बिहार का सीमावर्ती है, जो बिहार है, इसमें घुसपैठिए को वोट देने से रोक लगाएं, ये मेरी मांग है। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं। वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से, जब इनकी सरकार थी, काफी संख्या में लोग आए थे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने जब से घोषणा की कि वो बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तब से बवाल मचा है। अब इस सीट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। दरअसल जब पत्रकारों ने उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा, हम साइंस के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के सवाल का जवाब कहां दे पाएंगे। क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि सभी वर्ग के लोग चाहते हैं तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पवन सिंह की घोषणा के बाद अब काराकाट लोकसभा सीट भी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन से माले के राजा राम सिंह मैदान में है। अब पवन सिंह भी उतर रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। कवासी लखमा के बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के एक एक नेता जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, वो आपत्तिजनक है। कवासी लखमा की ओर से पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी दुर्भाग्यजनक है। राहुल गांधी के अपमान वाले बयान पर तंज कसते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा, उन्होंने पद यात्रा की थी, वर्तमान स्थिति ऐसी है, उन्हें अमेठी छोड़कर वायनाड से चुनाव लड़ना पड़ा है। आने वाले समय में वो वायनाड से भी भागेंगे। देखिए, इनके एक एक नेता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी पर जिस तरीके से टिप्पणियां की हैं, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और कवासी लखमा ने तो मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। कहीं ना कहीं से कवासी लखमा की जो भाषा है, वो कांग्रेस की भाषा है, और कांग्रेस की भाषा आज पाकिस्तान की भाषा बनकर के रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि मोदी मरेगा या मोदी को ये होगा, उस तरीके की भाषा आज उनके नेता कह रहे हैं, कवासी लखमा कह रहे हैं। जो मोदी मरेगा की बात कह रहा है, ये पाकिस्तानियों की भाषा है, जो हमारे कहते हैं कट्टर दुश्मन है, उनकी भाषा है। तो ये पाकिस्तानी की भाषा आज लखमा जी की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ईद उल फितर के मौके पर हैदराबाद में लोगों से मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी। ओवैसी ने अपनी पार्टी और पूरे हैदराबाद की तरफ से सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा रोज़ा स्वीकार करे। हमें उम्मीद है अल्लाह हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। अल्लाह न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखें, पूरी बुरी ताकतों से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी जानिब से, मेरी जमात की जानिब से और ख़ास तौर से अहलियान हैदराबाद की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ।
और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम की रोज़ों को कबूल करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने इस माह मुबारक में जो हमने ज़कात निकाली, सदक़ात दिए, जो नेक आमाल करे, जो शब बेदारी की, जो तरावी की नमाजें हमने पढ़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में गुरुवार को ईद की नमाज अता की। मुख्तार अब्बास नकवी को कश्मीरी गेट स्थित पंजा शरीफ दरगाह में नमाज पढ़ते हुए देखा गया। इस दौरान दरगाह में कई नमाजी मौजूद थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तो ईद उल फितर की नमाज आज अता की गई है। बुधवार रात चांद दिखने के बाद राजधानी दिल्ली में हर्ष और उल्लास के साथ ईद मनाई गई। बड़ी संख्या में नमाजी जामा मस्जिद पहुंचे थे। इस दौरान बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला था। सभी ने नमाज अता कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद का त्योहार पूरे देश में खुशी के साथ मनाया जा रहा है। लखनऊ के ईदगाह में हजारों की संख्या में ईद की नमाज अता करने के लिए लोग पहुंचे। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद महली फिरंगी के नेतृत्व में नमाज अता कराई गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं दी, ईद की बधाई दी। साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी सभी को ईद की बधाई दी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मंच पर मौजूद रहे और सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आए। ईद की दिली मुबारकबाद। ये ईद मोहब्बत का त्यौहार है, ये ईद भाईचारे का त्यौहार है, ये ईद एक दूसरे को गले लगा के तरक्की की तरफ आगे बढ़ने का त्यौहार है। हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं पूरे अपने मुस्लिम समाज के भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज पूरे मुल्क में ईद की नमाज पढ़ी गई और हर मस्जिद से मुल्क के तरक्की की, मुल्क में भाईचारे की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। जी सर, ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हमारी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है, मुस्लिम भाई बहनों के तरक्की के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सभी को उनका हक देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुल्क के लिए अपनी दुआओं में डेवलपमेंट के नाम पर करें और उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए दुआ करें। आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश वासियों को मैं आज की ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, यहाँ हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्यौहार था, हम लोगों ने मिलकर के मनाया। आज ईद हम लोग मिलकर के मना रहे हैं। आने वाले समय में और भी जितने त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, हम सब मिलकर के एक दूसरे के बीच में खुशी बांटते हैं। आज दंतेवाड़ा में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अता की। मुस्लिम समाज के सदर हाजी मोहम्मद कासिम ने बताया, 1 महीने का रोजा रखने के बाद ईद उल फितर की नमाज अता की गई है। एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। हाजी मोहम्मद कासिम ने बताया, दंतेवाड़ा पुलिस प्रशासन हमेशा हर त्योहार में हर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं। दंतेवाड़ा वासियों को हमेशा सहयोग एक दूसरे के प्रति बना रहता है। एकता भाईचारा की मिसाल देते हुए हाजी मोहम्मद कासिम ने बताया कि एक तरफ आज रामनवमी का मौका है, वहीं दूसरी तरफ ईद का त्यौहार है। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ईद और रामनवमी की तमाम देशवासियों और जिले वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। ईद के मौके पर आज ब्रजभूषण शरण सिंह अपने संसदीय क्षेत्र केसरगंज के परसदा बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम भाई बहनों से भेंट कर उन्हें ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि गोंडा या
कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण सिंह ही बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जब इस सीट से प्रत्याशी का नाम सामने आएगा तभी साफ हो पाएगा। लेकिन आज ईद के मौके पर कैसरगंज के परसदा बाजार पहुंचे थे ब्रजभूषण सिंह, जहां पर उन्होंने मुस्लिम भाई बहनों से मुलाकात कर उन्हें ईद की शुभकामनाएं दी। खबरों में आगे रुक करेंगे और बात करेंगे मुंबई की, जहां पर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या को करोड़ों रुपए का चूना लगा। ये चूना किसी और ने नहीं बल्कि उनके सौतेले भाई वैभव पांड्या ने लगाया। वैभव पांड्या को मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने गिरफ्तार कर लिया। वैभव पर एक पार्टनरशिप फर्म में लगभग 4.5 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त हार्दिक और कुणाल दोनों ही आईपीएल में अपनी अपनी टीमों के लिए खेल रहे हैं। बड़वानी में माता की बाड़ी का पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। गुरुवार को बाड़ी बोने वाले स्थान पर पूजन कर हजारों श्रद्धालु माता के रथों के साथ ज्वारे अपने घर लेकर आए। प्रांगण में माताओं के तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नवरात्र के त्योहार की धूम देखने को मिली है। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर माता से आशीर्वाद लिया। निमाड़ के प्रसिद्ध गणगौर पर्व की पूरे जिले में धूम देखने को मिल रही है। आने वाले 2 से 3 दिन में घर घर माता के गीत गूंजेंगे। मध्य प्रदेश के भगवानपुरा में गणगौर माता की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में महिलाएं सज धज कर पूजा की थाल लिए गणगौर माता की पूजा करने के लिए मंदिर पहुंची थी। बता दें, शादीशुदा महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए मां गणगौर का व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित कन्या कुछ अच्छे वर की कामना को लेकर ये व्रत रखती हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। खबरों में आप बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर में चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन डॉक्टर मोहन यादव बड़ी खेरमाई मां मंदिर भगवती मां का पूजन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम ने मां भगवती की आरती की और उनसे आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर माता के मंदिर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएम यादव पहुंचते हैं। यहां पर माता के पूजन के बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया। जाएंगे आगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।